Hello, hello. Okay, so hello. This is Aksha Mishra. This is my first video. It's a demo video. So I choose the topic Revolt of 1857. Revolt of 1857 is the first war of independence as per V.T. Savarkar. S.C. Majumdar said neither first nor national nor war of independence. Why? By multiple viewpoints by various historians, nationalists, civilians, Britishers have different point of view regarding one revolt. क्यों ऐसा है? क्यों सब लोग अलग अलग सोचते हैं एक ही रिवॉल्ट के रिस्पेक्ट में? हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इस पूरे लेक्चर में कॉजेस जानेंगे कि क्यों हुआ ये रिवॉल्ट। उसमें आता है, उसमें 3 पार्ट आते हैं: इन्फेंट राइफल, सिविलियन अपराइजिंग एंड बंगाल आर्मी। और उसके बाद हम लोग इसके पार्ट्स देखेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, मिलिट्री कॉजेज देखेंगे। इसके कौन कौन से लीडर किस किस जगह से थे और इसमें पार्टिसिपेट किया है वो भी देखेंगे। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स कहाँ, जैसे कोई लीडर्स हैं वो कहाँ से एसोसिएटेड है, उनके अगेंस्ट में कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो देखेंगे हम लोग। और आखिर में हम सब जानते हैं कि ये रिवॉल्ट आफ्टर में एक फेल हो गया था। क्यों हुआ ये इतना बड़ा रिवॉल्ट, क्यों फेल हुआ, उसके क्या कॉजेस थे, ये भी हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉज ऑफ रिबेलियन, ठीक है। सो कॉज ऑफ रिबेलियन इज सबसे पहले इन्फेंट राइफल। वी ऑल नो दैट इन 11th May 1855 द म्यूटनी ऑफ इंडियन सिपाही सोल्जर एट मेरठ स्टार्टेड द रिवॉल्ट, ठीक है। और ये रिवॉल्ट मेरठ से स्टार्ट होता है 1857 में, हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा कॉज ये था कि एक न्यू इन्फेंट राइफल इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसने रिप्लेस किया आयरन मेड ब्रॉन ब्रेस्ट पहले यूज़ होती थी गन, उसका नाम है, और उसको रिप्लेस किया इन्फेंट राइफल ने। इसका सबसे पहले इन लोगों ने ट्रायल करना चाहा डमडम, अम्बाला और सिनल कोट में। इन्होंने डिसाइड किया ब्रिटिशर्स ने कि हम इसका ट्रायल यहीं पे स्टार्ट करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में एक अफवाह ही उड़ गई कि इस राइफ़ल में स्टार्टिंग में क्या होता था कि इस राइफ़ल के अपर पार्ट में एक लंबा सा बैक टाइप से बना होता था, जो कि एक अफवाह उड़ गई कि वो बना है पॉर्क, जो कि पिग मीट को कहते हैं, पॉर्क PORK, एंड बीफ जो कि काउ फैट को कहते हैं, ठीक है, उससे बना है, जो कि अब हिंदू मुस्लिम दोनों को ही गवारा नहीं था, क्योंकि अब उसको आपको दांत से छू करके फिर आपको उसे चलाना होता था, उसके बाद ही उसका प्रोसेस शुरू होता था। सो पॉर्क जो है वो पिग फैट से बना है, जो कि अब इसको मुस्लिम को गवारा नहीं था कि हम वो उनको पूछते हैं तो उनको ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। बीफ काउ फैट से बना है तो ये हिंदुओं को नहीं थी। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक हो गए, क्योंकि उनका मोटिव एक ही था कि हमें इन्फेंट राइफल यूज़ नहीं करना है। इसी के रिस्पेक्ट में अलग अलग जगह में रिवॉल्ट शुरू हो गए। सबसे पहले देखा जाए तो 29 March 1857 को सोल्जर्स ऑफ बैरकपुर रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू फैट कंटेनिंग कार्ट्रिज, एंड मंगल पांडे जो कि 34th इन्फेंट्री में थे, वो उन्होंने अटैक कर दिया अपने मेजर के ऊपर, कहाँ, बैरकपुर में, ठीक है। और उसके बाद लोग अलग अलग जगह में इसके अगेंस्ट आवाज़ खड़े करने लगे। 3rd नेवल इन्फेंट्री में 10th March 1857 को मेरठ में भी रिफ्यूज़ कर दिया सोल्जर्स ने कि हम लोग इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिलीजन में इंटरफेयर करने लगे हैं। ऐसा लोगों को लगता था कि वो हमारे रिलीजन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी, अपना रिलीजन जो है उसको ही हमारे रिलीजन से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, और हमारे रिलीजन को पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय करके हमें भी अपने जैसा बना देंगे, और हम लोगों को उनके जैसा नहीं बनना है, इसलिए उन लोगों ने आवाज़ खड़ा की। इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स का फेलियर ये था कि वो जानते थे कि इस तरह की अफवाह उड़ रही है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नथिंग टू एले दिस फियर। उन्होंने इस डर को हटाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी बताया नहीं कि इसमें किस चीज़ का यूज़ किया है, किस में नहीं यूज़ किया है। वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते थे सिपाहीज को, मिलिट्री मैंस को। सो 10th May 1857 को मेरठ में जब 3rd नेवल इन्फेंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया उस गन को, कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए, तो एक रिबल शुरू हो गया। जनरल हेविट
है, उनके पास 2200 यूरोपियन सोल्जर्स है, मगर वो उस आंधी को जो मिलिट्रेंट्स ने शुरू की थी, सिपाहीज ने शुरू की थी, उसको रोक ही नहीं पाए अपने 2200 यूरोपियन सोल्जर्स के होने के बावजूद। और फिर ये रिवॉल्ट शुरू हुआ, और इसके बाद जहाँ ये लोगों ने एक मार्च शुरू कर दी, मिलिट्री मैन्स ने एक मार्च शुरू कर दी दिल्ली की तरफ, जो कि 65 किलोमीटर अवे था उनके प्लेस से, और उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। कहाँ उन्हें जाना था? उन्हें जाना था दिल्ली, जहाँ पे बहादुर शाह सेकंड थे। ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम दोनों ही उन्हें अपना नेशनल लीडर मानते थे। बहादुर शाह सेकंड दोनों ही के लीडर हो गए थे, और ये 1857 के रिवॉल्ट का सिंबल लोटस एंड रोटी था, याद रखिएगा। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो उसके लिए राखी था, वो अलग है, और इसके 1857 के लिए लोटस एंड रोटी एज अ सिंबल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 उस समय उन लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं इसके सिविलियन अपराइजिंग की। सिविलियंस के मन में एक अलग सा ही एक डिससेटिस्फैक्शन हो गया था, ऐसा क्यों हुआ था? ठीक है, सिविलियंस रिबेलियन वॉज मोर मल्टीफिशियस। द रेबल्स कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप, मेनली 3 ग्रुप थे। फीडर नोबेलिटीज, रूरल लैंडलॉर्ड्स जो कि तालुकदार कहे जाते थे, और पीजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो आए थे, हैवी टैक्सेशन पॉलिसीज जो थी प्रेजेंट्स के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा, न्यू पॉलिसीज जैसे कि रोतवारी मल्हारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये सब जो थे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग थी कॉमन पर्सन्स के लिए। तालुकदार और ज़मींदार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग थे, क्योंकि यहाँ पर पता होगा आपको कि पत्ता सिस्टम चलता था, और पत्ता सिस्टम में मेनली सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स उसको रिव्यू नहीं करते थे कि कितने विलेज के कितने हाउस के रिगार्डिंग कितना उन्होंने पत्ता रखा है। पता इज बेसिकली अब रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो रखा है, उनको बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करते थे, और लैंड लॉस जितना चाहते थे वो अपने लेवल पे एक्सप्लॉइट करने लगे थे। बड़े बड़े अमाउंट में उनको इंटरेस्ट में पैसे देना, जो कि अल्टीमेटली उनको एक बहुत बड़ी डेप्ट में डाल देता था, जो कि ज़िंदगी भर वो उसे उभर ही नहीं पाते थे। ब्रेकिंग अप ऑफ इंडियन हैंडक्राफ्ट्स इंडस्ट्री ड्यू टू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब तो कॉमन सी ही बातें थी कि इन लोगों ने विलेज लेवल की इंडस्ट्री एट द बॉटम लेवल की जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी, पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी, लोगों के पास बिल्कुल भी रोज़गार नहीं था, और ये सबसे बड़ा एक असहमति का कारण था लोगों के मन में। इसका सबसे बड़ा जो किंग माना जाता है कि सबसे बड़े सारी पॉलिसी का एक, तो वैसे धीरे धीरे सारी पॉलिसीज आई, धीरे धीरे एक्सप्लॉइट किया लोगों ने, लेकिन एक जो बहुत बड़ा नाम आता है जब एक्सप्लॉइटेशन की बात आती है तो आता है लॉर्ड डेलहाउसले, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी शुरू की थी। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत बहुत सी ब्रिटिशर्स टेरिटरी को बढ़ाने का कोशिश किया था। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का जो किंगडम है वो अपने अंडर में ले लें और ब्रिटिशर्स वहाँ के राजा बन के सामने आ जाएं, ऐसा मतलब नॉट राजा, वो ही उनके कर्ता धर्ता बन जाए उस एरिया के। तो इसके लिए इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की थी। बेसिकली थी क्या, हम ये जानते हैं। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ये कहती थी, इफ द रूलर डाइड विदाउट लीविंग अ नेचुरल हायर टू द थ्रोन, The property was annexed by the British and pension too was stopped। इसके पहले जो सब्सिडरी एलाइज पॉलिसी आई थी उसके तहत पेंशन मिलती थी, बट अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी आई थी इसके अंडर में तो पेंशन भी मिलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगी अगर आपके पास लीगल हायर नहीं है। तो ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है कि नहीं सबके पास लीगल हायर होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके तहत इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर कर लिया था। और इसके ये जो हम जानेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन उसके पहले आपको अगर ये सवाल आए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है उसका ओरिजिनेटर कौन है, तो आप लॉर्ड डेलहाउसले को नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में राजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले ये पॉलिसी को अपनाया था बाकी टेरिटरीज को अपने अंडर में करने के लिए, ठीक है। तो उसकी ही ये पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, और इसके अंडर में इसके तहत इन्होंने बहुत से एरियाज़ जैसे कि सतारा, संबलपुर, भगतपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, ये सब एनेक्स कर लिया था। और आगे हम इसको पूरी ही सीक्वेंस में देखेंगे कि कौन से सन में कौन सी टेरिटरी इनके अंडर में चली गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, उसके पहले हम देखते हैं कि अब बंगाल में क्या हुआ था। बंगाल में ये हुआ था कि वहाँ पे प्रेसिडेंसीज बनी थी।
सबसे प्रेसिडेंसीज थी, तो प्रेसिडेंसीज में सबसे बड़ी जो थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी आती है, ठीक है। और बंगाल प्रेसिडेंसी में हाई कास्ट हिंदूज राजपूत जो हैं वो अमाउंट में ज़्यादा थे एज़ कम्पेरेटिवली टू मुस्लिम। और मुस्लिम अगर वेल्दी भी है तो भी वो ज़्यादा ही थे अमाउंट में। ये एक तरीके से पार्शियलिटी समझ में आ रही थी। मुस्लिम का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द मुस्लिम फॉर्म्ड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ 18 इरेगुलर यूनिट्स विद इन द बंगाल आर्मी, जबकि हिंदू वर मेनली टू बी फाउंड इन द 84 रेगुलर इन्फेंट एंड रेजिमेंट्स, ठीक है। तो अंदर ही देख रहे हैं कि यूनिट के अंदर ही कितना ज़्यादा एक अलग से ग्रुप बन के आ रहा हो कि हम तो मुस्लिम हैं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू तो ज़्यादा होते हैं, हम तो एक डिस्क्रिमिनेशन दोनों के बीच में साफ साफ लोगों को दूर से ही समझ में आ रहा था। और वहाँ पे यहाँ पे भी देखा जाए तो बिहार और अवध के ब्राह्मण्स एंड राजपूत मेनली लिए जाते थे अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट की वैसे ही बहुत बुरी हालत थी, ऊपर से अगर ये लोग ले भी रहे हैं, हमें पता है कि ये लोग मिलिट्री में वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे ये लोग जॉब तक नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात थी, ठीक है। इनको पैसे तो वैसे भी नहीं बढ़ाने हैं लोगों के, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग थे। और यहाँ तो और भी ज़्यादा बड़ी बात हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी यहाँ पे अब रिलीजन वाइज भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अब हम इसके अलग कॉजेज़ देखते हैं, अलग व्यू से देखते हैं, कैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इन सब व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तब हमें एक्चुअली समझ में आया कि ये तो मेनली रीजंस थे कि हाँ ये 2-3 बड़े ग्रुप समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये कारण। अब हम इसको एरिया वाइज देखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेज़ ये आए थे कि लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ध्यान रखिएगा 1848 से 1856 में, मतलब 1857 से भी रिवॉल्ट जो हम मेनली पढ़ रहे हैं, तब इनका कार्यकाल नहीं था, लॉर्ड कैनिंग का था, ठीक है, इनका नहीं था, ये चले गए थे। इनका 48 से 56 के था। इनकी एक्सपेशलिस्ट पॉलिसीज़ जो थी उसने बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट किया था। बहादुर शाह सफ़र जो थे, वो जिनको मुस्लिम अपना लीडर मानते थे, उनके साथ इतना बुरा हुआ, जो कि बहुत ही हर्टिंग था कि उनको आखिर में जेल में डाल दिया गया और उनके बेटों को मार दिया गया था। तो ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग था ये, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने एनेक्सेशन इनका इतना क्लाइमेक्स में पहुंच गया था कि अब उसे वो और सहन नहीं हो रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पे ईयर वाइज देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं भी होंगे 1-2, तो मैं आपको डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। अब 1848 में एनेक्स कर लिया गया था इसी डॉक्टर ऑफ लैब्स के तहत। जैतपुर एंड साबलपुर 1849 में, भगत 1850 में, छोटा उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। आपको इसको ईयर वाइज याद रखना होगा, क्योंकि मैचिंग में आ जाता है कौन पहले कौन बाद में। आप इसका कुछ कोड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो SS बुंजा बनाया था, BUNJA। आप अपना कुछ भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरा भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बाजीराव सेकेंड जो थे, सन ऑफ नाना साहब के मरने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको, क्योंकि वो इनके रियल सन नहीं थे, नेचुरल सन नहीं थे, तो इनको किंग मानने से पूरी तरीके से उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इनको रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ा। रानी ऑफ झांसी, हम जानते हैं कि झांसी के पास अपना लीगल हैंड नहीं था, इसलिए रानी ऑफ झांसी को रिवॉल्ट करना पड़ा। और रानी ऑफ झांसी का एक फेमस डायलॉग भी है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और उन्होंने नहीं दी जब तक कि वो जिंदा रही। उन्होंने बहुत लड़ाई की, और यहाँ पे सर ह्यूज रोज थे जो इनके अगेंस्ट में लड़े थे, वो हम आगे देखेंगे जब हम देखेंगे कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स किस लीडर्स के अगेंस्ट खड़े हुए थे और कहाँ से किन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। और बहादुर शाह सेकंड जब तक रहे तब तक वो मुगल एम्परर रहे, लेकिन आफ्टर उनके बाद तो उनके बेटों को मार ही दिया गया, और उसके बाद पूरा ही साम्राज्य मुगल एम्परर खत्म ही हो गया। इकोनॉमिक कॉजेज हम देखते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज इसके सबसे ज़्यादा ये थे कि विलेज इंडस्ट्री जो थी वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही गई थी। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ हो गया था। जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अगर हम दूसरा वीडियो बनाते हैं तो उसमें 3 कातिया सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, कि उन्होंने फिक्स कर रखा था कि इतनी लैंड में इतना एरिया हम जो कहेंगे आपको वही आपको उगाना है। जैसे कि इंडिगो वगैरह, ओपीएम वगैरह, वो लोग ब्रिटिशर्स लोग जो हैं वो उगवाते थे कि हाँ फार्मर्स जो हैं हमने कह दिया है तो अपने लैंड में इतना % उन्हें यही क्रॉप यूज़ करना है। वो थी
और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो थी वो हमें पता है, रॉ मटेरियल यहाँ का, इंडिया का रॉ मटेरियल यूरोप में जाता था, वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन के आता था। वही चीज़ हमारी चीज़ हमको दुगने तिगने दामों में, इवन दुगने तिगने दामों से भी ज़्यादा हमें महंगी पड़ती थी। और वो भी तब जब नॉर्मल लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। इतना ही नहीं, खुद के ही हमारे इंडियंस जो कि ताल्लुकदार ज़मींदार, वो खुद इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिंग पॉलिसी के साथ चलते थे। वो क्योंकि उनका प्रॉपर रिव्यू नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, तो वो अपने लेवल में बहुत ज़्यादा अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए थे, जिससे कि विलेजर्स परेशान हो गए थे। नॉट विलेजर्स, लोग ऐसे डेप्ट में चले जाते थे जो सदियों तक नहीं चुका पाते थे, उनके बेटे के बेटे भी नहीं चुका पाते थे। ऐसी इतने ज़्यादा डेप्ट में चले जाते थे। हैवी टैक्सेशन पॉलिसी, वो तो हम एक बार देख भी चुके हैं ऊपर स्लाइड्स में कि रोतवारी, मल्हारी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम उस पर वीडियो बना सकते हैं तो हम तब पढ़ेंगे ये चीज़। और हैवी टैक्सेशन पॉलिसीज, इनकी 50%, 66% इनको चाहिए टैक्स, जबकि खुद ही नहीं है उनके पास, प्रेसिडेंट्स के पास, तो वो आपको क्या देंगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिंग हो गया था कि लोगों को आवाज़ खड़ी करनी ही पड़ी। ये इसके इकोनॉमिक कॉजेज़ हमने देखे, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। क्रिश्चियनिटी को वो हमेशा ही ऊंचा मानते थे हमारे खुद के रिलीजन से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो, कोई भी रिलीजन हो, उनको क्रिश्चियनिटी ही ऊंची है ऐसा वो मानते थे, और हमारा रिलीजन ऊपर नहीं है वो ऐसा मानते थे। उसके तहत इन्होंने बहुत ढेर सारे लॉ लेके आए। और नॉट इवन दैट, इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती, विडो रेमैरिज एक्ट लेके आए, जो कि बहुत ही अच्छी ये पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी। बट उस समय लोगों को बिल्कुल भी गवारा नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये तो हमारे रिलीजन में डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे सती की बात आई गई, विडो रीमैरिज की बात आई गई, तो हम उसके रिगार्डिंग ये समझ लेते हैं कि एबॉलिशन ऑफ सती जो था वो एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में आया था बाय विलियम बेंटिक, ठीक है। और किसकी मदद से आया था? राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा नाम आता है इस एक्ट को पास कराने के लिए, ठीक है। और वहीं विडो रीमैरिज एक्ट की बात करें तो वो 1856 में आया था, लॉर्ड डेलाउसले लेके आए थे, ठीक, क्योंकि 56 में किसका कार्यकाल था? लॉर्ड डेलाउसले का कार्यकाल चल रहा था। और ये आया था ब्रह्म समाज की मदद से, और ईश्वरचंद विद्यासागर जी का एक बहुत बड़ा नाम आता है कि इनकी हेल्प से विडो रीमैरिज एक्ट आया था। नॉट इवन दैट, ये सब चीज़ें तो अच्छी थी, बट इसी के जगह हिंदू गॉड एंड गॉडेस जो हैं वो क्रिटिसाइज़ की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर ऐसा माना जाता था। वो मॉस्क्यूज और हिंदू टेम्पल्स में हाई टैक्सेशन पॉलिसी उनकी, कि तो लोगों को लगने लगा कि अपने ही टेम्पल में जाने के लिए हमें टैक्स देना पड़ रहा है, जब हमारे पास खुद खाने पीने को कुछ नहीं है तो हम टैक्स कैसे देंगे, अब हमें भगवान से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग थी और लोगों को गवारा बिल्कुल नहीं था। इसके ही बीच में लैक्स लोकी एक्ट आया था, जो कि 1850 में आया था। स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, फ्री हैंड टू द मिशनरीज, ये सब चीज़ें सोशल रिलीजियस कॉज में आती हैं। और यही सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा मुद्दा बन के आए। जब लोग, अभी तक इकनॉमी में हमला हो रहा था तब लोगों ने सह लिया, बट जब रिलीजन के में बात आई तो वो उन्होंने कहा कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी अब ये इंटरफेयर करे, अब हम और नहीं सहने वाले, ठीक है। तो ये सोशल रिलीजियस कॉज आ गई। अब हम मिलिट्री कॉज देखते हैं। मिलिट्री कॉज ये था कि इनइक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियन सोल्जर्स। सेम कैटेगरी के सोल्जर इंडियंस और यूरोपियंस में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। सैलरी में उनको बेनिफिट्स अलग से दिए जाते थे और इंडियंस को ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इंडियन सोल्जर को। लो सैलरी, लो हाई पोस्ट, नो पेंशन, और इनको रैंक में हमेशा इंडियन सोल्जर्स को नीचे रखा जाता था यूरोपियंस के कंपैरिजन में। उनको हमेशा हायर रैंक अवॉइड दिया जाता था, प्रोवाइड किया जाता था, और इंडियंस को नहीं किया जाता था। कभी भी वॉर होता था, कहीं भी वॉर होता था, जैसे कि हमने अभी बीच में ऊपर वाली स्लाइड में देखा था कि बहुत ज़्यादा और भी कॉजेज़ थे ब्रिटिशर्स के वीक होने के। तो क्रीमिया में वॉर चल रहा था, चाइना, ईरान, ये जहाँ भी बाहर फाइट चल रही थी, वॉर चल रहे थे, वहाँ इंडियंस को मैक्सिमम अमाउंट में भेजा जाता था एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस, ठीक है। कि मरने के लिए है तो इंडियन सोल्जर्स मरें, और वहाँ उनको ही भेजा जाता था। और हम जानते हैं कि बाकी इंडिया को सिर्फ यूरोपियंस, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं कैप्चर करना चाहते थे, और भी बाहर की कंट्री कैप्चर करना चाहती थी, और उसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स को वॉर करना पड़ता था। और वो उसी वॉर में सबसे ज़्यादा मरने वाले हमारे हिंदू भाई ही होते थे, यूरोपियंस नहीं होते थे ज़्यादा, उनको कम अमाउंट में भेजा जाता था। अब वॉर मिलिट्री में ही उनको
जैसे कि हमारे सिख भाई हैं वो पगड़ी पहनते हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं तो वो एक टोपी पहनते हैं, हिंदू भाई हैं वो टीका लगाते हैं। ये सब चीज़ें पूरी तरीके से ये उनको मना कर दी गई थी कि आप वो किसी भी तरह की ऐसी प्रैक्टिस नहीं करने वाले, उनको पूरी तरीके से मना कर दिया जाता था, जो कि अगेन उनके पर्सनल लाइफ में, उनके सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में एक बहुत बड़ा एक उनको बहुत ज़्यादा धक्का देने वाली बात थी, उनके खुद के ही इमोशंस में हमला करने वाली बात होती थी। इसके साथ ही साथ कि वो हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ाई कि न्यू इन्फेंट कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस हो गई थी, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों को ही गवारा नहीं था, और उन्होंने एक होके इस चीज़ में लड़ाई की, क्योंकि उनका लड़ने का कारण एक ही था, इसलिए उन्होंने एक होके इसमें लड़ाई की। और इतना ही नहीं, इसमें वॉर के तहत जो लोगों को शिप से एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता था, और मेनली हमारे साउथ इंडिया में ऐसा मानता है कि अगर हम सी क्रॉस करके जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा कोई रिलीजन, हमारा धर्म नहीं रहने वाला, अगर हमने सी क्रॉस कर लिया तो। लोग मना करते थे कि हमें नहीं जाना है वॉर में, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता था। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न आगे बन के सामने आया। और वॉर के बाद जब वो सोल्जर्स वापस आते थे तो उनके खुद ही के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये तो ओशन को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में गए थे, अब ये हमारे धर्म के नहीं रहे, हमारे कास्ट के नहीं रहे, तो उनके ही कम्युनिटी के लोग उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते थे। ओके, तो ये हो गया हमारा मिलिट्री कॉज। अब हम देखेंगे कौन कौन से लीडर्स कहाँ कहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सो लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, ये बेसिकली एक याद करने वाली चीज़ है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके कुंवर सिंह और झांसी की रानी सब के रिस्पेक्ट में एक शॉर्ट नोट में आगे आपको पढ़ाऊंगी, बिकॉज इट्स जस्ट अ डेमो क्लास, सो आई एम नॉट कवरिंग इट दैट मच, और मैं इसी स्लाइड से पूरा कर दूंगी, और आगे काफ़ी है जो कि हमने अपना कंटेंट में ही देखा, उसको मैं बाद में कवर करूँगी। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि कुंवर सिंह और अमर सिंह जो थे वो कुंवर सिंह के ही छोटे भाई हैं। कुंवर सिंह के बढ़ जाने के बाद अमर सिंह ने ही ये रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया, जो कि दोनों ही बिहार से इन्होंने लड़ाई की। मौलवी अहमदुल्ला जी ने फजीयाबाद से लड़ाई की। ठीक है, मौलवी लिक्कत अली जी ने इलाहाबाद से की। मोहम्मद खान ने बिजनगढ़ से लड़ाई की। अब्दुल अली खान ने मुरादाबाद से लड़ाई की। खान बहादुर खान जी ने बरेली से लड़ाई की। फिरोज शाह ने मंदसौर से लड़ाई की। राजा प्रताप सिंह ने कुल्लू से लड़ाई की। ठीक है, और ये सब सारे लीडर्स तो हम जानते हैं जो कि लॉयल थे इन द सेंस ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। हम इन सब का नाम अच्छी तरीके से जानते हैं और हमें इनको याद भी करना है। ठीक है, मगर इनके तहत भी इनके अलग और भी ऐसे थे जो लोग बिल्कुल भी जो एस्प्रिट्स ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, हमारे लिए लॉयल नहीं थे। ठीक है, अपने ही वो वहाँ पे ब्रिटिशर्स का साथ देते, क्योंकि इस रिवॉल्ट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इंडिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, भारत जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सब अपने अपने लिए लड़ाई कर रहे थे और सेम रीज़न होने की वजह से वो साथ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को भाई भाई मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मानते हैं इसलिए वो लड़ रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ नाम लेती हूँ। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ नवाब ऑफ भोपाल, सिख रूलर ऑफ सिंध, महाराजा ऑफ कश्मीर एंड अदर किंग्स वर एक्टिवली हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट। और एक गवर्नर जनरल कैनिंग का एक बहुत बड़ा डायलॉग यहाँ पे याद आता है कि उन्होंने बोला था, इस डायलॉग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट जो रीज़न है फेलियर के वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट को एज अ बिहाइंड द कर्टेन इन्होंने क्या काम किया इसको रोकने के लिए, इन्होंने पूरी तरीके से इसको फेलियर बनाने के लिए क्या क्या काम किया। लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि दीज रूलर्स एक्टेड एज बैरियर अगेंस्ट द हाई एंड फास्ट मूविंग वेव ऑफ सी, जो कि ये जो वेव ऑफ सी इनको बोला गया, इसको जो लोगों ने रिवॉल्ट शुरू किया उस वेव को बोला गया, उस रिवॉल्ट को बोला गया, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इफ वी वुड हैव वॉस्ड आउट फ्रॉम इंडिया कम्प्लीटली। अगर ये चीज़ ये लोग हमारी हेल्प नहीं करें तो हम पूरी तरीके से यहाँ से वॉस्ट आउट हो जाएं इंडिया से कम्प्लीटली। इसका मतलब हमें असलियत में हमें 1857 की रिवॉल्ट में ही आज़ादी मिल जाती, ब्रिटिशर्स भाग खड़े हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारे ही भारत में कुछ लोग थे
इवन काफ़ी लोग थे जो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे, ये लोग लॉयल थे। और आगे जाकर हम इसको पढ़ेंगे भी कि जो लोग लॉयल थे उसको ब्रिटिशर्स ने किस तरह बेनिफिट प्रोवाइड किया, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रिक्रूट किया आर्मी में, और बाकी जगह जहाँ के लोग लॉयल नहीं थे, लड़ाई की थी, वहाँ के लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में उन्होंने रिक्रूट किया। इवन काफ़ी कम कर दिया, रेशियो काफ़ी कम कर दिया यूरोपियंस के कंपेरेटिवली, जहाँ भी वहाँ पे यूरोपियंस सोल्जर्स ज़्यादा थे, इंडियंस कम थे, और जहाँ जो लोग लॉयल थे वहाँ पे उन लोगों ने दुगना तिगुना कर दिया था, वहाँ के लोग ज़्यादा रिक्रूट किए थे। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या क्या बचा है, इसके बचा है ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट, कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी तरीके, ये पूरी तरीके से बची हैं। हम लोग क्यों इतना बड़ा रिवॉल्ट फेल हो गया ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट अ डेमो क्लास ऑफ माइंड, सो आई एम जस्ट फिनिशिंग इट। और जब एक और क्लास लेगा कवर करने के लिए, अभी ये इतने में पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू।